नंबर 12, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, पेज नंबर 150. ठीक है. Technology, what's the first of all we have to know that what's technology mean. Technology means advancement in science. लाइक आपकी साइंस में, आपकी नॉलेज में जो इतनी भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी. एडवांसमेंट इन साइंस, दैट इज़ बेसिकली टेक्नोलॉजी. विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं कि कितनी एडवांसमेंट्स आ रही हैं कि हम जो हमारी लाइफ को ईजी बनाती जा रही हैं. लाइक वी आर एबल, पहले हम स्टोव पे जो है वो खाना पकाते थे, फिर हमारे पास ओवन आ गया. दीज आर द एडवांसमेंट्स कि हम सबसे पहले हमारे पास स्टोन्स थे, उनसे हम फायर जो है वो स्टोन्स को रब करके फायर देते थे. फिर स्टोव्स आए, फिर ओवन आ गए, अब हमारे पास वो फ्रायर्स आ गए हैं. लाइक इट्स द एडवांसमेंट इन लाइफ जो हमारी लाइफ को इजी बनाते जा रहे हैं. इसको हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं. ठीक है. टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आवर लाइफ्स. ये वाकई सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में जो हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं. मैन डिडेंट हैव मैनी मॉडर्न मीन्स इन हिज लाइफ बिफोर टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी से पहले इंसानों के पास इतनी सहूलियात नहीं थी. एंड ही रिलाइड ऑन सिंपल प्रिमिटिव टूल्स फॉर एवरीथिंग. और वो जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे. हिस्ट्री रिवील्स दैट ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज स्टोन्स टू मेक फायर्स. ह्यूमन बीइंग जो है वो स्टोन से फायर बनाते थे, कुक फूड, खाना पकाते थे एंड सो ऑन. Spears made of wood were used to hunt animals and for other ancient purpose. अब कुछ एक लंबा सा रोड होता था वुड का जिसे हंट किया जाता था एनिमल्स वगैरह को. आजकल तो आप देख रहे हैं एडवांसमेंट आ गई हुई हैं, पिस्टल्स वगैरह आ गई हुई हैं जो जिससे हम आराम से शिकार कर लेते हैं. देन अवर टाइम, वक्त के साथ दीज अप्रोचेज इम्प्रूव टू द पॉइंट दैट वी आर नो एट द एपेक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. के टाइम के साथ साथ इतनी एडवांसमेंट आ गई हुई है कि हम अपेक्स पे आ गए, हम टॉप पे आ गए हैं एडवांसमेंट के. अभी भी बहुत सी चेंजेस आ रही हैं हमारी लाइफ में. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स इन ग्रोथ ऑफ सीजनल प्लांट्स. टॉपिक बेसिकली मेरा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स. चले हमारे पास क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. ठीक है. जब भी प्लांट्स जो हैं वो पहले नॉर्मली ग्रो करते थे, अब जो हैं फार्मर्स जो हैं वो कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स जो प्लांट की ग्रोथ को इन्हांस कर रहे होते हैं, ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स. ठीक है. कुछ मटेरियल्स जो हैं वो एडअप किए जाते हैं हमारे प्लांट्स में ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो जल्दी हो सके और अच्छी हो सके. दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ फर्टिलाइज़र. अब हम इसको रीड कर लेते हैं. अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैन बी यूज टू डिटर्मिन द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. अब एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि फर्टिलाइजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स और वेजिटेबल में. क्वेश्चन क्या आता है हमारे माइंड में, इज़ इट पॉसिबल टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाई यूजिंग फर्टिलाइजर्स. कि क्या वाकई फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है. हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है. हाइपोथेसिस मीन्स कुछ प्रूव बातें ऐसी हैं हमारे पास जो 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 सच्चाई होती है. मतलब ऐसा होता है जैसे कुछ फार्मर्स हमारे पास जैसे जनरली आके कह रहे हैं कि भाई फर्टिलाइज़र से जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है ग्रोथ को इंक्रीज़ होते हुए. ठीक है. लेकिन अभी तक उसको प्रूव नहीं किया गया. मतलब साइंटिफिक लेवल पे, हाई लेवल पे उसको प्रॉपरली एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूव ना किया गया हो. इस बात को हम कहते हैं हाइपोथेसिस. जो हाई लेवल पे, जो साइंटिफिक लेवल पे प्रूव ना हुई हो लेकिन लोगों ने अपने हाथों से करके देखा और वो कह रहे हों कि ऐसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस. इफ़ यू यूज़ फर्टिलाइजर्स दैन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी इंक्रीज्ड. ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल्स हम कहते हैं जो डिपेंड कर रहे होते हैं. ठीक है. जो मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं. जैसे अगर आप फर्टिलाइजर्स की बात करें और प्लांट्स और वेजिटेबल्स की बात करें ना, तो प्लांट्स और वेजिटेबल जो है वो डिपेंडेंट है, वो फर्टिलाइज़र पर डिपेंड कर रहे हैं. लेकिन फर्टिलाइज़र प्लांट और एनिमल पे डिपेंड, वेजिटेबल पे डिपेंड नहीं कर रहा. ठीक है. अब दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट जो डिपेंड कर रहे होते हैं और इंडिपेंडेंट जिस पे डिपेंडेंट डिपेंड कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट. जो खुद किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते लेकिन दूसरे उन पर डिपेंड कर रहे होते हैं. जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं. ठीक है. इंफॉर्मेशन गैदर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर अप्लाइड to crops in order to boost their production.
या दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर की डेफिनेशन है, इसको मार्क कर लें, दैट फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर अप्लाइड टू क्रॉप्स इन ऑर्डर टू बूस्ट देयर प्रोडक्शन। उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्रॉप्स को जो है वो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं। फार्मर यूटिलाइज दीज ऑन डेली बेसिस। फार्मर जो है उसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं टू मैक्सिमाइज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। मैक्सिमाइज मीन इंक्रीज़ करने के लिए क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप की प्रोडक्शन को। द फर्टिलाइजर्स इंक्लूड, फर्टिलाइजर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ये तीन चीज़ें जो हैं वो फर्टिलाइजर में प्रेजेंट होती हैं, विच आर नेसेसरी मिनरल्स फॉर प्लांट्स, जो प्लांट्स को जो है वो चाहिए होती हैं। ठीक है, बाजू का सोइल से उनको नहीं मिल रही होती, इफेक्टिव नहीं होती, इतनी फर्टाइल नहीं होती सोल, तो हम आर्टिफिशली प्रोवाइड कर रहे होते हैं फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में। दे इम्प्रूव द सॉइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अब इन तीन चीज़ों का काम क्या होता है कि ये वाटर रिटेंशन मतलब मेंटेन, वाटर को मेंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है ना सॉइल की, उसको इंक्रीज़ कर रही होती है। और ऑल्सो इंक्रीज़ द फर्टिलिटी हम कहते हैं प्रोडक्शन को, कि जितनी जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है, उसको भी ये इंक्रीज़ कर रही होती है। दो काम होता है, वाटर की रिटेंशन, वाटर आपको पता है कि प्लांट्स को लाजमी चाहिए अपनी फूड वगैरह बनाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो वाटर को रिटेन करती हैं, मतलब मेंटेन करके रखती हैं, और साथ साथ फर्टिलिटी को भी बढ़ाती हैं, साथ साथ उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ा रही होती हैं। ठीक है, अब उन्होंने आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, जो फर्टिलाइजर्स की इफेक्ट को डिस्कस करेगा। आपको एक अर्थन पोट चाहिए। अर्थन पोट होता है जो मिट्टी का गमला नहीं होता घर में हमारे, जिसमें हम अक्सर प्लांट्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, फर्टाइल सोइल चाहिए। फर्टाइल सोइल अब ये जो है वो आपको मार्केट से मिल जाएगी। अब सोइल कुछ हमारे यहाँ बाहर ऐसे ही अवेलेबल होती हैं, वो फर्टाइल नहीं होती। ठीक है, फर्टाइल सोइल्स जो होती हैं वैसे माली वगैरह के पास अवेलेबल होती हैं। वाटर, पी सीड्स मतलब मटर के दाने, सनलाइट और फर्टिलाइज़र आपको आराम से बाहर से भी कहीं से भी मिल सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, दैट सोक सम पी सीड्स इन वाटर। आपने कुछ मटर के दानों को जो है वो पानी में भिगो देना है फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए, बिकॉज इट सॉफ्टन सीड्स एंड मेक देम ईजियर टू जर्मिनेट। आप देख रहे हैं मटर के दाने बहुत मतलब थोड़े से ना सख्त होते हैं, तो आप जब उनको पानी में भिगो देंगे तो वो नरम पड़ जाएंगे, और नरम पड़ने से फिर वो उनके लिए जर्मिनेट करना मतलब ग्रो, जर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ग्रो करना आसान हो जाएगा। ठीक है, फिल 2 अर्दन पोट्स विद फर्टाइल सोइल्स 2/3 फुल। आपने 2 पोट्स लेने हैं और उनको जो है वो दोनों को 2/3 जो है वो फुल कर लेना है सॉइल के साथ। ठीक है, डिग अ होल इन द सॉइल। अब सॉइल में आपने सुराख करना है, एंड प्लांट द पी सीड इन ईच पोट। और दोनों में आपने पोट्स में जो पी सीड है, मटर का दाना है, वो डाल देना है, कवरिंग दम विद एक्स्ट्रा सॉइल। और फिर उसको सॉइल से दोबारा कवर कर लेना है, बट लिविंग द टॉप लेयर ऑफ द पोट एम्प्टी फॉर वाटर। लेकिन आपने थोड़ी सी ऊपर स्पेस रखनी है ताकि वाटर ऐड किया जा सके। राइट ए एंड बी ऑन द पोर्ट्स। अब आपने पोर्ट्स पे ए एंड बी लिख लेना है। कंटिन्यू टू वाटर द पोर्ट एज द टॉप लेयर बिकम ड्राई। अब आपने वाटर और ऐड करना है जब ऊपर की लेयर जो है वो ड्राई हो जाए। प्लेस इन अ सनी लोकेशन वेयर द प्लांट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड। अब आपने उसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा ना आए, लेकिन सनलाइट उस पर आए। यंग स्टेम्स आर वुलनरेबल टू विंड डैमेज। अब तेज़ हवा से हम क्यों बचना है, क्योंकि जो यंग स्टेम्स होते हैं ना, वो तेज़ हवा से जो है उन पर डैमेज आ जाता है, उनको डैमेज हो सकता है इस वजह से। ठीक है, अब इसका एनालिसिस क्या करना है आपने। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने उसमें ऑब्जर्व क्या करना है। सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो देयर फर्स्ट पेयर ऑफ लीव्स इन बोथ पोर्ट्स आफ्टर फ्यू डेज। ये कुछ दिन के बाद दोनों पोर्ट्स में जो है, दोनों जो हमारे पास गमले हैं उनके अंदर थोड़े से सीड लीव जो है वो जर्मिनेट होंगे। नो वी विल लुक एट द यंग प्लांट। अब हम यंग प्लांट पे को देखेंगे। द प्लांट विल डेवलप आफ्टर 60 to 70 डेज एंड प्रोड्यूस पीस। ठीक है, 60 से 70 डेज़ के बाद जो है वो प्लांट डेवलप होगा और उसमें पीस डेवलप होंगे। एज अ प्लांट मेच्योर, जब वो मेच्योर होगा, इट रिक्वायर मोर नाइट्रोजन टू मेंटेन इट्स हेल्थ। अब उसको अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। इन पोर्ट ए वो विल नो ऐड नाइट्रोजन इज फर्टिलाइजर बट नॉट इन पोर्ट बी। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट में हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि एक चीज़ एक को प्रोवाइड कर देते हैं, दूसरे को नहीं देखते, और फिर हम देखते हैं कि जिसको प्रोवाइड किया उसमें कितना अच्छा इफेक्ट आया। तो इन द सेम वे अब हम पोर्ट ए में जो है वो नाइट्रोजन इज फर्टिलाइजर ऐड कर देंगे, और बी में नहीं करेंगे। मोनीटर बोथ प्लांट्स वीकली एंड क्रिएट अ टेबल समराइजिंग योर फाइंडिंग्स। अब आपने दोनों को जो है वो मोनीटर करना है प्लांट्स को, और फिर उसके बाद उसको समराइज़ करना है, देखना है कि क्या आपके पास इफेक्ट्स आए हैं। नोट स्टूडेंट्स विल काउंट द नंबर ऑफ पोर्ट्स इन ईच पोर्ट। अब आपने हर पोर्ट में देखना है कि कितने छोटे छोटे से प्लांट्स डेवलप हैं। नो हो फर्टिलाइजर इफेक्ट द पोर्ट ए। और फिर आपने देखना है कि फर्टिलाइजर से उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है, और फिर उसका कंक्लूजन बनाना है। ठीक है, ये एक टास्क है आपके लिए कि आपने इस तरह पोर्ट लेके तो उस पर इस टास्क को कंप्लीट करना है, और फिर आपने मुझे इसको फिल आउट करना है, और फिर मुझे बताना है कि आपको क्या मतलब
इसका बेनिफिट मिला या आपने देखा कि फर्टिलाइजर्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं? नो मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 152। अब हमारे पास यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने शेयर किया हुआ, दैट इज़ द एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ग्रोइंग सनफ्लावर इन एन अर्थन पॉट। आप सनफ्लावर को जो है वो ग्रो करवाएंगे अर्थन प्लॉट, मतलब अर्थन पॉट में, मतलब मिट्टी के वो जो गमला होता है उसमें। सनफ्लावर्स ब्लूम इन बोथ द स्प्रिंग एंड ऑटम। सनफ्लावर जो है वो दोनों स्प्रिंग और ऑटम दोनों सीजन में वापस ब्लूम करते हैं। इट एक्सपैंड स्विफ्टली, बहुत जल्दी जो है वो ग्रो करते हैं। इन जस्ट 3 मंथ्स इट कैन रीच अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स। ठीक है, 3 मंथ में ये 3 मीटर्स की हाइट तक जो है वो रीच कर जाते हैं। सनफ्लावर शुड बी रेडी टू हार्वेस्ट इन 70 to 100 डेज। 70 to 100 डेज इफ़ ग्रोन इन अ राइट कंडीशन। ठीक है, अगर ये सही कंडीशंस में ग्रो किए हो ना, तो आप इनको 70 to 100 डेज़ में जो है वो आप इनकी काश्तकारी कर सकते हैं, मतलब इनको सेपरेट कर सकते हैं। लेट लुक एट हाउ फर्टिलाइजर इफेक्ट्स सनफ्लावर डेवलपमेंट। अब आपने देखना है कि क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स को रीड कर रहे हैं कि वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को, प्लांट्स की ग्रोथ में। ठीक है, तो उस पर हम दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। उसमें हमारे पास मटेरियल में 2 अर्टन पॉट चाहिए, फर्टिलाइज सोल चाहिए, सनफ्लावर सीड्स चाहिए जो आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, मेडिंग टेप, सनलाइट और फर्टिलाइजर। मेडिंग टेप किस लिए चाहिए? ताकि हम ग्रोथ को जो है वो मेजर कर सकें। ठीक है, प्रोसीजर टेक 2 क्ले पोर्ट्स। आपने 2 पोर्ट्स लेने हैं, ए एंड बी लिखना है। पोर्ट्स पे ऐड हेल्थी सोइल टू बोथ पोर्ट्स। अब दोनों पोर्ट्स पे आपने फर्टाइल और हेल्थी सोइल डाल देनी है। डिग होल इन बोथ पोर्ट्स, दोनों पोर्ट्स में आपने सुराख करना है। एंड प्लेस सनफ्लावर सीड इन द होल। सनफ्लावर सीड आपने उसमें ऐड करना है। ऐड सम सोइल टू टॉप ऑफ द सीड, टॉप ऑफ द सीड पे आपने सोइल ऐड करना है। फिल बोथ पोर्ट्स विद वाटर एंड प्लेस द प्लांट इन डायरेक्ट सनशाइन। ठीक है, अब आपने उसमें पानी ऐड करना है और उसको डायरेक्ट सनशाइन पे रख लेना है। When new growth begins, add a low nitrogen fertilizer 6 inches away from the plant stem in pot A after 1 week। 1 वीक के बाद आपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को है जो है वो उसमें ऐड करना। वाटर द सॉइल आफ्टर एडिंग फर्टिलाइज़र टू अलाउ द न्यूट्रिएंट्स टू सीप इन। ठीक है, फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद आपने वाटर भी ऐड करना है ताकि फर्टिलाइज़र जो है वो डीप तक मूव कर जाए। एज अ सीड जर्मिनेट, अब जैसे सीड ग्रो करेगा, कीप एन आई ऑन बोथ पोर्ट्स। आपने दोनों पोर्ट्स पे एक नज़र रखनी है। एंड वाटर द सनफ्लावर व्हेन द टॉप 1 inch ऑफ द सॉइल फील्स ड्राई। इन वार्मर वेदर द प्लांट मे नीड टू बी वाटर वंस और ट्वाइस डेली। अब जब गर्मियाँ होती हैं ना, तो आपने वंस और ट्वाइस डेली उनको जो है वो पानी देना है। सनफ्लावर मेच्योर एंड प्रोड्यूस सीड्स आफ्टर 80 to 120 डेज। अंडरलाइन दिस लाइन, आपको पता होना चाहिए कि सनफ्लावर जो है वो 80 to 120 डेज़ में ग्रो करता है और अपनी सीड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। एनालिसिस क्या होगा आपका? टेक वीकली मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ बोथ सनफ्लावर्स एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, देन चेक द लेंथ डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लांट्स। अब आपने दोनों प्लांट्स का जो लेंथ डिफरेंस है ना वो मेजर करना है कि फर्टिलाइज़र ऐड करने से उनका क्या फ़र्क आया है, कि किसी की लेंथ इंक्रीज़ हुई है, ज़्यादा है फर्टिलाइज़र ऐड करने से, या दोनों की लेंथ सेम है। और फिर आपने उसको ऑब्जर्व करके जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपने कंक्लूजन निकालना है, कंपेयर करना है दोनों को। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सनफ्लावर प्लांट्स जो होते हैं वो हेलियोट्रॉपिक होते हैं, मीनिंग दैट दे कैन मूव इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ सन। हेलियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस तरफ सन की लाइट आ रही है ना, इनका फेस उस तरफ टर्न कर जाता है। ये आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा। द सन जस्ट मूव्स द बर्ड्स एंड द बडिंग फ्लावर्स। सन जो है वो सिर्फ बर्ड्स और बडिंग फ्लावर्स को मूव करता है, मतलब जो इस तरह के बर्ड्स बने होते हैं जो आपने सनफ्लावर में ऑब्जर्व किए हुए हैं। द फ्लावर विल हैव डेफिनेट डायरेक्शन विच इज़ ईस्ट। इसकी जो डेफिनेट डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है। एज इट मेच्योर बिगिन टू जनरेट द सीड्स, जैसे जैसे ये ग्रो करता है, मेच्योर होता जाता है, तो इसमें जो सीड्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाती हैं। Journey into the remarkable life cycle of a sunflower, beginning with a tiny seed nestled within moist, nutrient-rich soil.
Over the initial days, the seed absorbs water, causing it to swell and its outer casing to gently split open. A tiny white radical, the embryonic root, then emerges, marking the very first sign of life and growth. This primary root rapidly extends deeper into the soil, anchoring the nascent plant and seeking essential water and minerals. Soon, lateral roots begin to branch out from the primary root, forming an intricate network to maximize nutrient absorption. Above ground, the cotyledons, or seed leaves, emerge, pushing through the soil surface and reaching for sunlight. These cotyledons unfurl, beginning the process of photosynthesis and providing the young seedling with vital energy. Following the cotyledons, the first true leaves begin to form, showcasing the distinctive shape of a sunflower leaf. As the plant matures, the stem thickens and elongates, providing structural support for the growing foliage. The root system continues its expansion, creating a robust foundation to support the increasing size of the plant above ground. More true leaves develop, each one contributing to the plant's ability to capture sunlight and convert it into energy. The sunflower plant steadily increases in height, reaching towards the sky with remarkable speed. Finally, a bud forms at the apex of the stem, signaling the imminent arrival of the iconic sunflower bloom. The bud slowly unfurls, revealing the vibrant yellow petals and the intricate pattern of florets within the flower head. This magnificent bloom tracks the sun across the sky, a process known as heliotropism, maximizing its exposure to light. As the flower matures, its petals eventually wither, and the central disc fills with hundreds of nutrient-rich seeds. From a tiny seed to a towering, seed-bearing plant, the sunflower's journey is a testament to nature's enduring power and beauty. सो क्लास 6 इट्स द एंड ऑफ आवर लेसन. अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन पर्सनल. और आपका क्लास वर्क जो है वो आपके साथ ग्रुप में शेयर किया जा रहा है. यू हैव टू कंप्लीट इट टिल 5. अल्लाह हाफिज़.